टॉपिक है हमारा विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी हम लोग डील कर रहे हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं कि ये जो है रेनेसा पीरियड से आते हैं। अर्ली मॉडर्न पीरियड भी इनका लिटरेरी पीरियड माना जाता है। रेनेसा पीरियड की अगर हम बात करेंगे तो रेनेसा भी कई पार्ट में डिवाइड किया गया है। जनरली 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा जाता है रेनेसा को। जो फर्स्ट पार्ट है इसका एलिजाबेथन पीरियड, तो एलिजाबेथन पीरियड 1558 टू 1603, इस पीरियड के जो है ये सबसे प्रमुख राइटर्स या अथर्स में से एक माने जाते हैं विलियम शेक्सपियर। हालांकि जो है इनके काफी वर्क जैकोबियन एज में आते हैं जो कि 1603 टू 1625 माना जाता है। जैसे कि आपका जो इनके लास्ट पीरियड के लास्ट फेज के जो वर्क हैं वो सारे के सारे जो है जेकोबियन पेज में आते हैं। इवन ग्रेट ट्रेजेडीज और जो भी जितने भी सीरियस वर्क हैं वो सब जो है इनके जेकोबियन में आते हैं। लेकिन फिर भी जो है इनका कोई भी वर्क जेकोबियन में कंसीडर ना करके वो माना इलिजाबेथन पीरियड के राइटर के रूप में ही जाता है। अब इतनी चीज तो हम लोगों ने पढ़ी थी, इनकी बायोग्राफी से इम्पोर्टेंट चीजें पढ़ लिया था और कुछ इनके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी जो है हम लोगों ने पिछले सेशन में डील करे थे। आज की डेट में जो हम लोग डील करने वाले हैं, कल यानी प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ साथ ये भी चीजें देखी थी कि कौन कौन से इन्होंने वर्ड्स क्वाइन किए हैं, किसको किसको इन्होंने जो है किस वर्क में डिपिक्ट किया है, उन वर्क के कुछ स्पेशल फीचर क्या थे, कौन सा कोलैबोरेशन में वर्क आया है, कौन कौन से वर्क इनके थे जो किंग्स क्लिंगन लैंग्वेज में जो है कन्वर्ट किए गए थे, ट्रांसलेट किए गए थे, क्योंकि ये लैंग्वेज वहाँ की कोलोकियल लैंग्वेज हुआ करती थी जिससे कि लोग आसानी से इनके वर्क्स को समझ पाए। एक बोली हुआ करती थी। हेमलेट और मच एडो अबाउट नथिंग को जो है ट्रांसलेट किया गया था वहाँ की कोलोकियल लैंग्वेज में। असैसिनेशन और बम्प ये वर्ड माने जाते हैं कि इन्होंने ही कॉइन किए थे, इन्वेंट किया था इनको। फैशनेबल, सैंक्टिमोनियस सहित जो है ये कुछ वर्ड्स हमने बताए थे जिनको माना जाता है कि डिफरेंट अपने वर्क्स में इन्होंने यूज किया है। फैशनेबल जैसे ट्रायल्स क्रेसिडा में है, सैंक्टिमोनियस मेजर फॉर मेजर में है, और आई बॉल मिड समर नाइट ड्रीम में किया, लैक लस्टर जो है एज यू लाइक इट में किया, और फारगॉन कंक्लूजर ओथेलो में है, इन द पिकल्स द टेम्पेस्ट में है, और वाइल्ड गूस चेस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये माना जाता है कि इन्होंने रोमियो एंड जूलियट में यूज किया है, वन फेल सूप मैकबेथ में यूज किया। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स कल हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में पढ़े थे। और इसके बाद जो है जो नेक्स्ट सेशन है हमारा वो देखते हैं, जो आज का है हमारा सेगमेंट, वो है कि इनका आगे का जो लिटरेरी करियर है वो कैसा चला और कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट इनके क्या क्या निकल के आते हैं। तो अगर हम इनके लिटरेरी करियर की बात करें तो 2 लोगों ने इनको लिटरेरी करियर को अच्छे से डिवाइड किया, और आयोग या जनरली एग्जाम्स जो होते हैं उन्हीं लोगों के जो है करेक्टराइजेशन को फॉलो करते हैं, जिनमें से विलियम जेलोंग का एक है और दूसरा जो है प्रोफेसर डाउडन का है। तो अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो विलियम जे लॉन्ग का करेक्टराइजेशन है। ये जो 4 पीरियड में इनके लिटरेरी करियर को बांटा है इन्होंने, 1590 टू 1595, 1590 से 1595 तक, जिसे जो है इमेच्योरिटी और एक्सपेरिमेंटल पीरियड माना जाता है। दूसरा पीरियड इनका जो है वो ग्रोथ और डेवलपमेंट का माना जाता है, जो 95 से 1600 के करीब में माना जाता है। तीसरा पीरियड इनका डिसअपेयर एंड ग्लूम का, क्योंकि यहाँ पर ट्रेजेडीज भी इनके साथ में होती हैं कि फैमिलीज में, और कुछ उस समय का जो इनका मूड था बड़े सीरियस वर्क भी दिए हैं, तो इसलिए ग्लूमी पीरियड माना जाता है 1600 टू 1607। और जो इनका फोर्थ और लास्ट पीरियड है कामनेस एंड सेरेनिटी का माना जाता है, बहुत समन्वय स्थापित किया है इन्होंने 1607 टू 1612। यही पीरियड ऐसा होता है जो फोर्थ पीरियड, ये पीरियड जैकोबियन पीरियड में जाता है, क्योंकि इलिजाबेथन पीरियड 1603 तक ही समाप्त हो जाता है, थर्ड पीरियड ही खत्म हो जाता है थर्ड पीरियड में। और जो फोर्थ पीरियड इनका आता है लिटरेरी वो पूरा का पूरा जैकोबियन एज में जाता है। इसे जो है कामनेस बड़ा ही शांत और
एक सेरेनिटी का माना जाता है, एक समन्वय स्थापित किया है लास्ट के वर्क में। ये गुड जो इवनिंग सर। हमारा गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जो हम लोगों का ये डिवाइडेशन यहाँ पर देख रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू विलियम जे लॉन्ग्स है। प्रोफेसर डाउडन का भी इसी से मिलता जुलता है और 4 पीरियड उन्होंने भी बताए, बस यहाँ पर 1589 टू 94 इस तरह से 1 ईयर 2 ईयर आगे पीछे करके उनका है, लेकिन पीरियड 4 उनके भी हैं और इसी तरह से उनके भी कैरेक्टराइजेशन है। जनरली जो है विलियम जे लॉन्ग्स को ही बुक्स का या जो भी ऑथेंटिक ऑथर्स हैं, ऑथेंटिक बुक्स हैं कंसीडर करती हैं, तो हमने भी उन्हें ही प्रायोरिटी यहाँ पर दिया है। आगे बढ़ते हैं कि इनके जो वर्क्स हैं तो जनरली माना जाता है कि अगर पूछ लिया जाए कि कितने टाइप के जो है विलियम शेक्सपियर ने वर्क्स को जो है बनाया है, डील किया है अपनी लाइफ में, तो जनरली 2 टाइप्स के वर्क्स को जो है इन्होंने जो है डील किया है। एक तो जो है ड्रामा और दूसरा जो है पोएट्री। हालांकि ड्रामा में अगर जाएंगे तो आपको 3 टाइप के मिल जाते हैं। कौन कौन से? ट्रेजेडी है, कॉमेडी है और हिस्ट्री प्ले है। और फिर इसके बाद आती है आपकी पोएट्री। पोएट्री में अगर जाएंगे आप तो पोएट्री में भी ये कुछ लॉन्ग नरेटिव पोएम्स इन्होंने डील करी है और सोनेट, ये सारे के सारे इनके पोएट्री में जाते हैं। एक चीज और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि पोएट्री में जो है जनरली जो चीजें हमारे पब्लिक डोमेन में है और जो जनरली बुक्स में लिखी जाती हैं या पढ़ाई जाती हैं या हम लोगों ने अब तक के एकेडमिक सेक्शन में पढ़ा है और आयोग भी उन्हें कंसर्न करता है, तो उन्हें ही हम यहाँ पर प्रायोरिटी दे रहे हैं। जबकि लगभग 3000 प्लस के करीब में पोएटिक इनके लाइंस हैं जो पोएट्री में उनके कंसीडर नहीं किए जाते। वो या तो जो है उनके जनरली प्ले में कहीं ना कहीं मेंशन किए गए हैं, चाहे वो ट्रेजेडीज हो, कॉमेडीज हो या हिस्ट्री के प्ले हो, या फिर ऐसे सेपरेटली जो है वो पब्लिक डोमेन में है, लेकिन उन्होंने उन्हें जो है कलेक्टिवली कहीं पर जो है एज ए पोएटिक फॉर्म में नहीं अब तक के रखा जा सका है। इसलिए उन तक के टच बना पाना या उन तक के रीच बना पाना बहुत आसान भी नहीं है। और हालांकि अगर बना भी ले तो हमारे लिए वो टीजीटी पीजीटी में उतने डेप्थ में चीजें पूछी भी नहीं जाती हैं। जहां से अब तक के प्रीवियस पेपर के एनालिसिस के हिसाब से चीजें पूछी जाती हैं उतना लगभग हम लोगों ने यहाँ पर करने की कोशिश करी है। तो जनरली अगर हम पोएटिक वर्क्स की बात करें तो माना जाता है कि इन 1593 एंड 94 when the theater were closed because of प्लेग की वजह से क्लोज हो गए थे थिएटर। हालांकि 42 का भी एक आता है, वो एक अलग मैटर है, लेकिन यहाँ पर आप शेक्सपियर की एज पढ़ रहे हैं तो शेक्सपियर की एज में 1593 टू 1594 के करीब में ये प्लेग की वजह से थिएटर क्लोज होते हैं। और जबकि मिल्टन के टाइम पे भी आपको क्लोजिंग मिलती है, वो हम मिल्टन को जब पढ़ेंगे तो चीजों को देखेंगे। शेक्सपियर पब्लिश्ड 2 नरेटिव पोएम्स ऑन सेक्सुअल थीम्स, वीनस एंड एडोनिस, रेप ऑफ लुक्रीज। हालांकि इन्हें जो है कुछ क्रिटिक्स इंडिसेंट थीम भी मानते हैं कि इस तरह की चीजें ज्यादा सोशल में प्रोमिनेंट नहीं थी या जनरली सोशल एक्टिविटीज नहीं है, और ये रेयर ही अगर ऐसी चीजें होती हैं तो हो सकता है हो, लेकिन इस थीम्स को उन्होंने पकड़ा जो शायद उनका एक पर्सनल अपना मंतव्य रहा हो इन सब चीजों को करने का। तो इसीलिए माना जाता है कि जो ये वर्क है इनके, ये इमेच्योरिटी के वर्क है। एक जो है इमेच्योर राइटर के जो क्वालिटीज को ये वर्क जो है शो करते हैं। ही डिसाइडेड देम टू हेनरी सॉरी डेडिकेटेड हिम देम टू हेनरी वेल्सले अर्ल ऑफ समटन। जो ये वर्क्स है अर्ली जो प्राइमरी वर्क्स थे इनके, ये मानता है कि हेनरी वेल्सले को जो है इन्होंने डेडिकेट दिया था। अगर हम बात करें वीनस एंड एडोनिस, एन इनोसेंस एडोनिस रिजेक्टेड द सेक्सुअल एडवांसेस ऑफ वीनस। वीनस जो है उसे सेड्यूस करती है कि जो है इस एक्टिविटीज में आगे बढ़ो, बट वो डिनाई करता है और लास्ट में इसका ट्रेजिक एंड भी होता है। इन सेकेंड वन जो है वो है इन द रेप ऑफ लुक्रीज, द वर्चुअस वाइफ लुक्रीज इज रेप्ड बाय द लस्टफुल टारक्विन। ये करेक्टर इंपॉर्टेंट है कि उसका जो एंटागोनिस्ट था वो कौन था, तो ये टारक्विन है। इन्फ्लुएंस्ड बाय ओविड्स मेटामॉर्फोसिस, ये भी पूछा सकता है कि आपसे कि इसका सोर्स क्या था, तो ओविड का मेटामॉर्फोसिस से जो है उन्होंने ये
स्टोरी ली थी। द पोइम शोज द गिल्ट एंड द मॉरल कंफ्यूजन दैट रिजल्ट फ्रॉम अनकंट्रोल्ड लस्ट। बोथ poems मतलब rape of Lucrece and Venus and Adonis proved popular and were often reprinted during the Shakespeare lifetime। काफी पॉपुलर हुई, उस समय के लोगों को पसंद काफी की गई, लेकिन थीम और क्रिटिक्स के पल्ले ये वर्क नहीं पड़ पाए। अगर हम थर्ड नरेटिव पोएम की बात करें तो ए लवर्स कंप्लेंट भी इनका एक महत्वपूर्ण वर्क माना जाता है। इन विच यंग मैन लेमेंट हर सेडक्शन बाय अ परसुएसिव स्वीटर was printed in first edition of sonnet in 1609 by थॉमस थ्रोप। उनके द्वारा जब सोनेट्स पब्लिश किए थे उसमें जो है इसका भी साथ में प्रिंट किया गया। Most scholars now accept that Shakespeare wrote a lover's complaint। जनरली मानते हैं, लेकिन इसकी अथरशिप को लेकर के भी कई जो है कॉन्फ्लिक्ट इसमें रहते हैं। क्रिटिक्स कंसीडर दैट इट्स फाइन क्वालिटीज आर मेयर्ड बाय लीडन इफेक्ट्स द फोनेक्स एंड टर्टल। ये भी इनका महत्वपूर्ण वर्क है। प्रिंटेड इन रॉबर्ट चैटर्स 1601 और लव्स मार्टर, ये भी एक वर्क है। मॉन्स द डेथ ऑफ लेजेंडरी फोनेक्स एंड हिज lover। The Faithful Turtle Tub in 1591-99, two early drafts of sonnet 138 and 144 appeared in the Passionate Pilgrims, published under the Shakespeare's name but without his permission। ये देखिए 1599 में जो ये आता है द पैशनेट पिलग्रिम्स, उसमें ये दो सोनेट्स आपके देखने को मिलते हैं 138 और 144। बाकी जो है ये पूरा वर्क पर लेकर के एक डिबेट बनती है कि इसमें सारे के सारे वर्क शेक्सपियर के हैं कि नहीं। इस पे हम बात करेंगे तो फिर आगे मौका मिलेगा तो बात करेंगे। बाकी हमारा टीजीटी में काम यहीं तक के चल सकता है। ये जिसका राइटर भी पूछ जाता है, विलियम जैगार्ड करके जो है उन्होंने इसको कराया था। अगले हम बात कर लेते हैं सोनेट्स की। सोनेट्स की अगर हम बात करेंगे पोएटिक वर्क्स में है ये, तो जनरली वेल नोन है कि 154 सोनेट्स जो है ये लिखते हैं। 1 to 126 इज डेडिकेटेड टू मिस्टर WH, जिन्हें जो है हेनरी वेयर्सले हल ऑफ साउथहैम्पटन भी मानते हैं। हालांकि ये WH नाम भी एक डिबेटेबल रहा है कि ये है कौन आखिर WH, लेकिन हेनरी वेयर्सले को जनरली कंसीडर किया जाता है, तो हमें भी उसको मान लेना चाहिए। एंड 127 to 154 जनरली नोन एज डार्क लेडी सोनेट्स। एक चीज यहाँ ध्यान रखिएगा, ये 127 to 154 ये जो है डार्क लेडी को पूरे के पूरे 154 तक के भी मिलते हैं, और यहाँ पर आपको जो है 152 भी आपको मिलेगा। जनरली 152 मोस्टली जगह कंसीडर किया जाता है, और जो रेस्ट 2 सोनेट्स हैं वो लॉर्ड कुपिड को माने जाते हैं। किसको? लॉर्ड कुपिड, जिन्हें जो है हिंदी में अगर माने तो कामदेव कह सकते हैं, उनको जो है डेडिकेटेड माने जाते हैं। तो ये ऑप्शन पे निर्भर करेगा, और आयोग में भी आप प्रीवियस क्वेश्चन अगर देखे होंगे तो एक जगह आपको मिल जाएगा कि 127 से 154 तक के पूरे सोनेट्स डार्क लेडी को माना गया है। लेकिन अभी जनरली जो पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन है और जनरली जो कोचिंग्स पॉइंट्स को डील करा रहे हैं, प्रोफेसर्स बता रहे हैं, तो वो यही बताया जा रहा है कि 152 तक के ही डार्क लेडी को रखिए। लास्ट के जो 2 सोनेट्स हैं वो लॉर्ड कुपिड को डेडिकेटेड माने जाने चाहिए। नो डाउट द स्कॉलर्स हैव अटेम्प्टेड टू ट्रैक आउट द आइडेंटिटी ऑफ डार्क लेडी, बट हर आइडेंटिटी इज स्टिल अ मिस्ट्री। कई जो है क्रिटिक्स, जो कई स्कॉलर्स हैं, ये जानने की कोशिश करे कि आखिर डार्क लेडी ये थी कौन, जिन पे महाशय जो इतने अच्छे अच्छे सोनेट लिख डाले। कहीं पर जो है प्रेम प्रसंग की इनकी चर्चा प्ले में नहीं मिलती। एक प्ले आप पढ़िए, फिर इसके बाद दूसरा पढ़िए, हर जगह आपको मूड, थीम, प्लॉट सब कुछ चेंज मिलेगा। आप वहां पर पता ही नहीं कर सकते हैं कि जो है आखिर विलियम शेक्सपियर है क्या, एक ट्रेजेडियन है कि एक कॉमेडियन है कि हिस्ट्री का नॉलेज रखने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन जब आप सोनेट्स में आते हैं
तब पता चलता है कि यस, विलियम शेक्सपियर तो यहाँ पर देखने को मिलते हैं, उनके दिल की बात यहाँ पर देखने को मिलती है। इसीलिए माना जाता है, विलियम शेक्सपियर वर्ड्सवर्थ ने बोला है कि स्कॉन नॉट सोनेट, कि इसको जो सोनेट एक ऐसी की है, ऐसी एक चाबी है जिसके माध्यम से विलियम शेक्सपियर ने अपने हृदय को खोल दिया है, अपने दिल को खोल दिया है। स्कॉट नॉट सोनेट में जो है वर्ड्सवर्थ ने इस चीज का उल्लेख भी किया है। शी इज अ ब्यूटीफुल मिस्ट्रेस, वो कोई सुंदर स्त्री थी, विथ ब्लैक हेयर्स, रावन ब्लैक आईज, बिल्कुल जिसको अगर आप आज की डेट में कह सकते हैं तो बड़ी कातिल निगाहों वाली कह सकते हैं, कि बड़े ही मतलब अट्रैक्टिव लेडी ऐसी रही होगी, जैसा कि इन्होंने अपने सोनेट्स में उसका वर्णन किया है। बट उसकी आइडेंटिटी कुछ क्लियर नहीं हुई। कुछ लोग मानते हैं सी मे बी मैरी फिटन, वो क्या हो सकती है, मैरी फिटन हो सकती है। मैरी फिटन अ लेडी हु लिव्ड एट गॉसवर्थ हॉल, जो कि उस समय गॉसवर्थ हॉल में एक लेडी रहती थी, तो उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक बताई गई है ऐसी कुछ उनसे मैच करती हैं। बट सम क्रिटिक्स आल्सो क्लेम दैट शी मे बी एलन फ्लेवर, वो एलन फ्लेवर हो सकती है, द वाइफ ऑफ एन इटालियन ट्रांसलेशन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑब्री बर्ल। डॉक्टर ऑब्री बर्ल मानते हैं कि वो एक इटालियन ट्रांसलेटर की वाइफ एलन फ्लोरियो थी, वो हो सकती है, उनकी ऐसे फीचर्स मिलते हैं, उनकी क्वालिटीज मिलती है। अफले ऑफ सोसाइटी ऑफ एंटिक्वेरियन, एक उनके साथ में एक फेलो के रूप में थे। लेकिन फिर भी कुछ लोग और मानते हैं सी मे बी ए लूसी मॉर्गन, वो जो है क्या हो सकती है, लूसी मॉर्गन हो सकती है। अ फॉलन, जस्ट वेट, अ फॉलन वोमेन नोन एज ए लूसी नेग्रो, उन्हें लूसी नेग्रो के रूप में भी जाना जाता था। डॉक्टर डंकन सैकल्ड के अनुसार, ये एक यूनिवर्सिटी के स्कॉलर रहे, उन्होंने ये चीजें बताई। तो दो तीन नाम यहाँ पर ध्यान रखिए कि आखिर जो है वो डार्क लेडी है कौन कौन। पहला नाम तो आपके पब्लिक डोमेन में है मेरी फिटन, दुनिया जानती है डार्क लेडी मेरी फिटन होगी। दूसरा नाम एलेन फ्लोरियो, ध्यान रखिए ये। तीसरा नाम लूसी मॉर्गन, मैरी फिटन, एलिन फ्लोरियो और लूसी मॉर्गन। अच्छा, लूसी मॉर्गन का ही सेकंड नेम आपका मिल जाएगा लूसी निग्रो। तो ये लूसी मॉर्गन, लूसी निग्रो एक ही है। तो ये चार नाम दिमाग में बना के रखिए। डार्क लेडी का नाम मेरी फिटन अब तक के पूछा गया है और सब लोग जानते भी हैं। अगर क्वेश्चन को थोड़ा लेवल पे ले जाएगा तो नाम में आपको कंफ्यूजन आ सकता है। तो ये दो तीन नाम एक्स्ट्रा जो हमने बताए, इनको भी आप दिमाग में रखिए। शेक्सपियर्स टू लॉन्ग नरेटिव पोएम्स वर एमंग, ये तो हम ऊपर कर चुके हैं, ये रिपीटेड हो गया है। अब हम उनके प्लेस के विषय में अगर बात करें, ऑल मोनोस्क्रिप्ट ऑफ द प्लेस हैव परसिस्ट, शेक्सपियर हिमसेल्फ प्रिंटेड नन ऑफ द टेक्स्ट and through 16 of them appeared singly in quarto 1609 by Thomas Thorpe। माना जाता है कि ज्यादातर जो उनके वर्क्स थे वो सारे के सारे मोनोस्क्रिप्ट में मिले थे और उन्होंने अपने लाइफ पीरियड में स्वयं जो है उन्होंने कोई भी वर्क पब्लिश नहीं कराया। लेकिन 1609 में थॉमस थ्रोप के द्वारा उनके कुछ वर्क्स जो है पब्लिश कराए गए, उनमें से जनरली 16 माना जाता है। हालांकि ये आपको 18 भी मिल जाएंगे, कहीं पर मार्केट की बुक्स में मिल जाएंगे, लेकिन जो हमने ये 16 का सोर्स लिया है ये अल्बर्ट से लिया है। अब जो लोग 18 मानते हैं वो हो सकता है उनका कुछ सोर्स हो, वो इसलिए मानते हो, लेकिन हमने जो यहाँ पर लिया है वो अल्बर्ट की बुक आप देखिएगा, वहां पर 16 दिया हुआ है, इसीलिए हमने इसको मेंशन किया है। और जनरली स्कॉलर्स का मानना है कि अल्बर्ट की जो बुक है वो आयोग कंसीडर भी करता है, तो इसलिए हमने इसको माना। बाकी 18 भी मिलते हैं, ये भी डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में क्या आता है। मार्केट की बुक्स अगर आप लोग पढ़े हैं तो उनमें 18 मिलेगा, बट हमने यहाँ पर 16 माना है, आप 18 भी दिमाग में रखिएगा। 18 भी मिलता है, 17 भी मिलता है, 18 भी मिलता है, 17 भी मिलता है। हाँ, जो भी जिसका 16 भी सोर्स रहा मिलता होगा वो उसने हिसाब से लिखा है, सबका अपना अपना मानना है। फ्रॉम ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम दे वर ऑल अनऑथराइज्ड एडिशन, ये जो
क्वार्टो था एक अनऑथराइज्ड एडिशन था। इट वाज नॉट टिल 1623, 7 इयर्स आफ्टर हिज डेथ। आपसे पूछा था कितने साल के बाद, उनके 7 साल के डेथ के बाद जो है कौन सा वर्क आता है पोस्टमसली, 1603 में आता है, 1623 में आता है इनका कौन सा फर्स्ट फोलियो। वाज प्रिंटेड बाय 2 कॉलेजियस, हिमिंगेस एंड कॉर्डेल। 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है और कई साथियों ने गलत भी किया होगा। इट कंटेंट 36 ड्रामास, इसमें जो 36 ड्रामास थे। पेरिकल्स जो है ओमिट कर दिया गया था क्योंकि इसकी ऑथरशिप को लेकर के उसमें एक डिबेट थी, तो कोई क्यों पचड़े में पड़े, इसलिए इसको हटा ही दिया गया। पेरिक्लेस वाज पब्लिश्ड इन सेकेंड एडिशन 1664, 1605 ऑफ थर्ड फोलियो। 1623 में जो आता है थर्ड फोलियो, उसके सेकेंड एडिशन में 1664 और 65 में जो आता है सेकेंड एडिशन, जनरली माना जाता है कि पेरिक्लेस का उसमें जो है पब्लिकेशन किया गया था। अब बात कर लेते हैं इनकी मैच्योर कॉमेडीज कौन कौन सी मानी जाती हैं। अच्छा, ये चीजें पढ़ी तो आप लोगों ने है, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स वाइज जो है चीजों को दिमाग में बनाए रखना ये हमारे लिए बहुत जरूरी बात है। तो ऐसा नहीं है जब तक एग्जाम नहीं होता है, हम मानते हैं कि आप लोगों में से बहुत सारे साथी हैं जिनकी पढ़ाई इतनी अच्छी हो चुकी है, कल एग्जाम हो जाए तो उनका सिलेक्शन निश्चित है और वो मानते भी है कि सिलेक्शन हो जाएगा। और ये बात सही है कि अगर आपने मान लिया है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर हो जाएगा। सिर्फ जो है हवाई किले नहीं, एक तो ऐसे होता है मुंगेरी लाल के सपने वाला कि मेरा भी सिलेक्शन होना चाहिए, लेकिन एग्जाम का जो ही नाम आता है तो दिल बैठने लगता है। जो कोई स्पेलिंग दिमाग में फंस जाती है तो फिर कंफ्यूजी आ जाते हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में तो मुंगेरी लाल के सपने ही हसीन होते हैं। लेकिन वाकई आप लोगों में से बहुत सारे साथी हैं जिनको हर टॉपिक पे उनकी कमांड हो गई है और लगभग वो अपने आप को मानते हैं कि हम आई एम सेलेक्टेड, सेफ जोन में हैं। अब जो है जो पीरियड ये गैप का बढ़ रहा है एग्जाम के और आपके बीच में, ये बड़ा नुकसानदायक है। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं का जो है खतरा है जो जिनकी तैयारी हो चुकी है, और जिनकी तैयारी नहीं हुई है उनके लिए तो अभी मौका मिल गया, चलो फिर से तैयारी कर लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो चीजों को जिनकी तैयारी हो गई है उनको इसलिए हमारे साथ बने रहना है ताकि उनका नॉलेज मेंटेन रहे, क्योंकि उनसे 1% की सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। बाकी जिनका तैयार नहीं हो पाया है अभी विलियम शेक्सपियर या कोई भी टॉपिक, तो वो हमारे साथ इसलिए बने रह सकते हैं कि अभी ईश्वर ने उनको मौका दे दिया कि भैया तुम भी पढ़ लो। और जो ये लोग सोच रहे हैं कि हम सेफ जोन में तुम भी आ जाओ, तो वो पढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमें कंटिन्यू करते रहना जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है। अब मैच्योर कॉमेडीज कौन कौन सी हैं ये भी पूछा जा सकता है आपसे। शेक्सपियर की जो मैच्योर कॉमेडी है इनमें क्या है, ही इज ए फाइन फ्लावर ऑफ शेक्सपियर्स कॉमिक जीनियस। फाइन फ्लावर कौन कौन से वर्क हैं ये भी पूछे जा सकते हैं आपके। जैसे फाइन फ्लावर वर्ड्सवर्थ का पूछ जाता है, टिंटर नवे का, तो फाइन फ्लावर इनके वर्क भी कुछ है। कौन कौन से हैं? The comic spirit manifested itself at many levels. The sophisticated wits and language, जैसे कि बियाट्रिस एंड बेनेटिक्स की आपको स्टोरी पता होगी, किसमें है? मचडो अबाउट नथिंग का। डॉगबेरी एंड वर्जेस का भी उसमें जो डायलॉग्स मिलते हैं, ये दोनों चीजें कैरेक्टर जो आते हैं इनके डायलॉग जो होते हैं मचडो अबाउट नथिंग के हैं। जोवियल गुड्स ह्यूमर ऑफ सर टोबीस ब्लेच, तो 20 ब्लेस 12th नाइट का है। और द लाइटर क्लाउनिंग द लॉन्सलेट गोबो, ये किस में आता है? मर्चेंट ऑफ वेनिस में आता है। और टच स्टोन की जो उनकी स्पीचेस हैं, जो उसका वहां पर ह्यूमर क्रिएट करना होता है, तो वो भी जो है इनका काफी अच्छा अप्रिशिएट किया गया, काफी माना गया कि ये काफी नॉलेजफुल चीजें हैं। तो ये 2-3 वर्क आपको ध्यान रखने हैं। एक तो मच एडो अबाउट नथिंग जो इनका फाइन फ्लावर के अंतर कंसिडर किया जाता है। दूसरा जो है 12th नाइट, तीसरा वर्क मर्चेंट ऑफ वेनिस, और चौथा जो है आपका एज यू लाइक इट। हालांकि मर्चेंट ऑफ वेनिस जो है कॉमेडी और ट्रेजी कॉमेडी दोनों माना जाता है, तो ये भी चीजें को ध्यान में रखना है। आगे हम बात कर लेते हैं कि सोमवार प्ले क्या चीजें हैं और प्रॉब्लम प्ले। जनरली सोमवार और प्ले प्रॉब्लम प्ले लगभग फीचर मिलते हैं, तो इसलिए जितने इनके वर्क हैं तो एक ही साथ हमने इनको लिख दिया है। सोमवार का मतलब जिसमें ग्लूमी हो, जिसमें जो है थोड़ा कष्ट का बोध होता हो, ऐसे प्ले
जिनमें जो है दुख का या परेशानी को दिखाया गया हो, कोई समाज की प्रॉब्लम्स को निकाला गया हो, बताया गया हो। उनमें से आल्स वेल दैट इन्स वेल्स, मीजर फॉर मीजर चैस्टिटी की बात करी गई है। ट्रायलस एंड क्रेसिडा वुमेन की को लेकर के प्रॉब्लम दिखाई गई है। ये जो वर्क हैं, ये जनरली जो है माने जाते हैं कि इनके सोमबर प्ले और प्रॉब्लम प्ले हैं। दो कॉमेडी इन द सेंस दैट द चीफ कैरेक्टर डू नॉट डाइस, देयर टोन इज सोमबर, मतलब सैड एंड ट्रेजिक, लेकिन इसमें जो है कोई ट्रेजेडी होती नहीं है। इसमें जो है कोई ट्रेजेडी नहीं होती, लेकिन इनकी जो टोन है वो जनरली सोमबर है। तो आज के इस सेशन में जो है हम लोग यहीं तक रखेंगे, और कल के सेशन में हम लोग ट्रेजी कॉमेडी को डील करेंगे कि रोमन प्ले कौन कौन से हैं, इनके फीचर क्या चीजें हैं, और आगे इसी तरह से डील करते हुए एक सेशन जनरली और चलेगा हमारा, और इसके बाद जो है हम लोग इनके सीधे वर्क पे पहुंच जाएंगे। वर्क्स में जो है हम क्रोनोलॉजिकली जो इनके फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज ऐसे चले, और इस बार जो वर्क हम लोग डील करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से डील करने वाले हैं, जो शायद ही आपको किसी कोचिंग में जहां पे 5,000 10,000 दे के आप पढ़े हैं वहां इस तरह से अच्छे से बताया गया हो। तो लेवल यहाँ पर आपको लगातार मेंटेन करते रहना है अपना, और अपने नॉलेज को मेंटेन करना है, आगे बढ़ाते बढ़ते क्रम में बनाए रखना है। तो बेहतर होगा कि हमारे साथ इस यात्रा में बने रहें, क्योंकि हम लोग इस पूरे एक्टिविटीज को चाहते हैं कि आप लोगों का एक सहयोग मिलता रहेगा, तो हम इसे अप टू एग्जाम ले जाना चाहते हैं विदाउट एनी कास्ट, बिना किसी पेमेंट के। हाँ, जो साथी, कई साथियों ने कहा कि सर पेमेंट तो बहुत जगह दे दे करके थक गए हैं, अब पेमेंट भी कहाँ तक दें, घर वालों से मांगे और पढ़े भी कहाँ तक। तो वो फीडबैक जो है चेंज करिए, मेरे साथ जुड़िए, पेमेंट कोई नहीं देना है आपको, और चीजें नई नई मिल रही है, थोड़ा ठीक मिल रही है, और आपके एग्जाम ओरिएंटेड मिल रही है। लगेगा इसमें कि आपको एग्जाम ओरिएंटेड कोई पॉइंट नहीं है, कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा। यूट्यूब पे देख रहे हैं अगर, अभी अगर आप लाइव हैं तो भी कमेंट कर सकते हैं, और हम उस चीज को और भी अच्छे से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो आज का सेशन यहीं तक के। दूसरी चीज एक और आपसे बतानी थी कि कुछ साथियों को प्रॉब्लम आ रही थी इस टाइम को लेकर के, हम उस पर विचार कर रहे हैं अपने साथियों से। टाइम का थोड़ा हमारे लोगों के लिए भी एक रहता है कुछ इशू, तो उसको देख के सॉर्ट आउट कर लेंगे। अगर ऐसा लगता है हम एडजस्ट कर पाते हैं तो टाइम को लेकर के भी 9 बजे हम फिर से करेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं तक, मिलते हैं सर आप लोगों से। एग्जाम से सर यही संबंधित कुछ टाइम जानकारी देने को सही बोल है रहे सर। थे। सर जो 8:30 वाला टाइम है वही सही है, किसी को आगे रहता है किसी को पीछे रहता है, ऐसे कब तक समाधान करोगे सर? यही सही है जो प्रेजेंट टाइम है इन माय ओपिनियन सर। चलिए ठीक है, देखते हैं। देखो एग्जाम को लेकर के ये थी कि अभी जो इंफॉर्मेशंस निकल के आ रही तो उसमें कुछ ऐसा सूचना नहीं निकल के आ रही कि एग्जाम्स हमारा कब होने वाला है। हमारा जो है अक्टूबर में होगा, नवंबर में होगा कि दिसंबर में होगा, या हमारा इस साल होगा कि नहीं होगा ये भी कुछ क्लियर नहीं हो रहा। लेकिन जनरली ये मान के चलो अगस्त ये हमारा बीत रहा है, सितंबर देख लो, सितंबर तक के अगर कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं आती है तो फिर जो है हमें थोड़ा चीजों को स्ट्रेटजी बदलनी पड़ेगी अपनी पढ़ाई की, क्योंकि ऐसा तो नहीं कर सकते कि आयोग हमको धोखा दे। आयोग जो है हमको कहे कि बेटा तुम डाउन कर लो पढ़ाई, और ऐसा भी नहीं कर सकते हैं कि समय कुछ पीरियड को देखते हुए अपनी पढ़ाई को कमजोर कर दें। पढ़ाई लगातार करते रहना है, और कुछ चीजें बीच में जो जो निकलती आएंगी हम आप लोगों के साथ में शेयर करते रहेंगे। हालांकि आयोग सर का पॉसिबिलिटी बताई जा रही है स्ट्रॉन्ग, जी अक्टूबर नवंबर की पॉसिबिलिटी बताई जा रही है सर, स्ट्रॉन्ग हाँ, पॉसिबिलिटी। खैर है, सबके अपने अपने आइडियाज हैं। हालांकि जो लोग आयोग में गए थे, धरना प्रदर्शन किए थे कुछ साथी, तो उनके माध्यम से जो जानकारी वीडियो में हमने देखा तो उसमें आयोग का ऐसा तो लगता है कि उद्देश्य है कि हम इसी साल करा लेंगे, लेकिन काफी हद तक के चीजें निर्भर करती है शासन की अपनी स्ट्रेटजी पर, क्योंकि आयोग पे सारी कुछ निर्भर नहीं होती। जब सरकार चाहेगी तभी चीजें हो पाएंगी। अगर उनका पॉलिटिकली कुछ चीजें सूट करती हैं तो वो कराएंगे, पॉलिटिकली उनकी स्ट्रेटजी में चीजें थोड़ा और डिले करने की बनती हैं तो डिले करेंगे। हमारा मतलब है कि जब भी एग्जाम होगा हमें अपने लिए उसके लिए अपने आप को मेंटेन रखना है। ठीक है।